My dear students, my next lecture is on the topic basic concepts of spectroscopy. Especially I will deal here with UV visible spectra. Okay, spectroscopy, you all know it is a very broad chapter. Okay, so today's lecture will mainly based on UV visible spectra. So I am going to start it. So let's begin. These are the topics on which we are going to discuss. We will start with definition. What is UV radiation? Principle on which it works. Absorption spectrum, type of transition, absorbance laws, instrumentation, effect of chromophore, Woodward-Fisher rule and application. So, you all must be aware with the word spectroscopy if you are in chemistry, especially organic chemistry. Okay. अगर नहीं क्लियर है तो आज हम क्लियर भी कर देते हैं सभी के लिए. Definition, by definition it is a powerful tool in the hands of an organic chemist for structural determination. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मेनली हम जानते हैं किसके लिए, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए, जो इसका एप्लीकेशन है मेनली. कैसे समझें इसको? दो चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ इस स्लाइड में, आप देख सकते हैं. ये मॉलिक्यूल्स और ये हम दिखा रहे हैं आपको रेडिएशन, लाइट रेडिएशन क्या होता है हम सब ने पढ़ा है. इट इज़ ऑफ डुअल कैरेक्टर. वन इज़ ऑफ वेव नेचर एंड अदर इज़ ऑफ पार्टिकल नेचर. तो जो लाइट होते हैं, जो रेडिएशंस होते हैं, उनका दो नेचर होता है, एक पार्टिकल का और एक वेव नेचर का. वेव नेचर हमें पता है. आगे हाँ देखिए, ये आपको दिख रहा होगा. हियर यू कैन सी हियर दिस वन. इसी को वेव नेचर हम बता रहे हैं. ठीक है. पहली बात तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कई सारे मोशंस होते हैं, कई सारे लेवल्स होते हैं, जो यहाँ मैं बता रही हूँ, दिखा रही हूँ. इलेक्ट्रॉनिक मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन. उसी के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन भी होता है. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, रोटेशनल ट्रांजिशन और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन. ठीक है. इन जनरल एक मॉलिक्यूल्स जो है आपके इतने मोशंस कैरी कर रहा है. ठीक है. ये मॉलिक्यूल्स के बारे में हो गया. दूसरी चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. हमारा जो लाइट है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है. ये मैंने आपको बता दिया. स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, वो क्या करता है, हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है, मैटर है, ठीक है, उस पर हम लाइट डालते हैं. जिसको लाइट अगर हम डाल रहे हैं तो उसको हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, इंसिडेंट रेडिएशन. ओके. और ये आपका जो रेड कलर में दिखा रहा है, दिस इज़ रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिट हुआ ये. ठीक है. तो अगर हम किसी मॉलिक्यूल पे लाइट डालते हैं तो उसका कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ वो ट्रांसमिट कर लेता है. ठीक है. तो स्पेक्ट्रा एक्चुअली क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली क्या है, वो रिजल्ट को पढ़ता है. मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल ने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जॉर्ब किया तो वो उसके बाद क्या हुआ, अब्जॉर्ब करने का रिएक्शन क्या दिया उसने. ठीक है. कोई मॉलिक्यूल अगर पर्टिकुलर एनर्जी ऑब्जॉर्ब किया तो उसका क्या रिएक्शन दिया, दैट द स्टडी ऑफ दैट रिएक्शन इज सेड टू बी स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है. अब समझ में आ रहा होगा आप लोग को. रेडिएशन बता दिया, मॉलिक्यूल्स बता दिया. हम अगर रेडिएशन मॉलिक्यूल्स पे डालते हैं, सीधी सी बात है, तो कुछ एब्जॉर्ब अपने जो उसको जितना काम पड़ेगा, या हम जितने जो वेवलेंथ उसको सही लग रहा है या जितना कि उसकी आवश्यकता है उसने उतना ऑब्जर्व किया और बाकी उसने ट्रांसमिट कर दिया. तो जो उसने ट्रांसमिट कर दिया
वो ट्रांसमिशन में हो गया, और जो उसने एब्जॉर्ब किया उस एब्जॉर्प्शन का क्या रिजल्ट आया, द स्टडी ऑफ दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो मैंने बताया उसका यहाँ पे ओवरव्यू दिखाया गया है। और ये जो हम देख रहे हैं, दिस इज ए ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एनर्जी एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। मतलब एक मॉलिक्यूल 2 एटम से बनेगा, ठीक है, तो उनके बीच के डिस्टेंस ये हो गया आपका एक्स एक्सिस पर। ओके, अब ये जो हम दिखा रहे हैं एक ब्लू लाइन से दिख रहा है और एक रेड लाइन से दिख रहा है, ये क्या है, ये उनके अंदर का वाइब्रेशनल लेवल है। ये ब्लू वाला एक वाइब्रेशनल लेवल है और एक ये रेड वाला वाइब्रेशनल लेवल है। कह सकते हैं ये V1 है, कह सकते हैं ये V2 है। ओके, कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो पहली बार सबसे बाहर की बात करें, अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, 3 लेवल है देखिए इसमें। हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक लेवल, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर आता है वाइब्रेशनल लेवल, ओके, और 3rd नंबर पे भी आता है रोटेशनल लेवल। यहाँ हम 2nd और 3rd ड्रॉ किए हैं, आगे चल के हम आपको तीनों में बताएंगे रिलेशन। ये आपका वाइब्रेशनल लेवल दिखा रहा है, और वाइब्रेशनल लेवल के अंदर ये जो लाइंस दिख रहे हैं ये आपके रोटेशनल लेवल है। लेवल की जो मैं बात कर रही हूँ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन शेल 1 से शेल 2 में एक्साइट कर रहा है, जा रहा है। हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं वो वैलेंस शेल में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा 2s से 2p में चला गया या 3s से 3p में चला गया, ठीक है। वैलेंस शेल आपस में सब मतलब चेंज किया, एक्साइट किया, ठीक है। तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मोशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में आता है, ठीक है। जनरली इसी की जो स्टडी होती है वो हम लोग यूवी स्पेक्ट्रा से पढ़ते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा में हम क्या पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ते हैं। मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके दूसरे लेवल में ले जा रहा है, फर्स्ट एनर्जी लेवल से 2nd एनर्जी लेवल में ले जा रहा है, ठीक है। वो जो चेंज है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में पढ़ते हैं, ठीक। दूसरी क्या बात हो गई, वाइब्रेशनल मोशन। हम बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक के अंदर में क्या आता है, वाइब्रेशनल मोशन। उसमें वो अपना एक वैलेंस सेल, अपना वैलेंस शेल के एक नंबर से दूसरे नंबर पे नहीं जाता। वाइब्रेशनल मोशन, एटम्स अपने में ही वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें ही उनका एक ये लेवल है, देखिए V1 है और ये V2 है, ठीक है। तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन में क्या होता है कि अपने ही V1 से V2 में जाना, समझ में आ रहा है, V1 से V2 में जाना, ये आपका वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो गया। और तीसरे नंबर पे जो आ रहा है रोटेशनल की हम बात करें तो वो देखिए ये इसके भी अंदर की बात हो रही है, वाइब्रेशनल के अंदर की बात हो रही है। रोटेशनल लेवल J1 J2 J3 इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें J1 से J2 J2 से J3 इस तरीके से ट्रांजिशन आपका रोटेशनल मोशन पे होता है, ठीक है। ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ये वेरिड रेंज, मतलब इसमें हर वेवलेंथ इसका वेरी करता है, पूरा स्पेक्ट्रा है इसका। इलेक्ट्रॉनिक मोशन के लिए पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी चाहिए, रोटेशनल मोशन के लिए पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी चाहिए, और वाइब्रेशनल मोशन के लिए पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि अगर हम लाइट देते हैं तो जो हमारा मैटर है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब हम कितनी फ्रीक्वेंसी, एक चीज़ और यहाँ बता दूँ आपको, फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी हमारी एनर्जी को दर्शाता है, वेवलेंथ इज़ ए वेवलेंथ, ठीक है। और ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम कहीं बताते हैं आगे चल के इस लेक्चर में, अगर हम बोलते हैं कि वेवलेंथ बढ़ रहा है उसका, या हमको बहुत ज़्यादा वेवलेंथ का रेडिएशन चाहिए, इसका मतलब बहुत कम एनर्जी का, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम कोई इंसिडेंट रेडिएशन डालते हैं, मतलब रेडिएशन डालते हैं अगर किसी मैटर पे, तो वो जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो उसको कितनी पर्टिकुलर, हमने कितना पर्टिकुलर वेवलेंथ उसको दिया, उस प्रकार वो ट्रांजिशन कराएगा अपना।
हमने इलेक्ट्रॉनिक मोशन के लेवल पे दिया या रोटेशनल मोशन पे दिया या वाइब्रेशनल मोशन पे दिया, उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रांजिशन होगा। यहाँ पे ये सारी बातें आप लोग को क्लियर हो जानी चाहिए, तब जाके हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, हमने बताया कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के लेवल का जो ट्रांजिशन पढ़ेंगे, वही हम आप यूवी स्पेक्ट्रा उसी को बताता है। ठीक है, दूसरा अगर हम वाइब्रेशनल मोशन या वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के बारे में पढ़ें तो वो आपका IR स्टडी में होता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा में आता है। ठीक है, और तीसरा रोटेशनल मोशन, वो आपका माइक्रोवेव रेडिएशन के अंडर में आता है। ये अपना रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज अनदर थिंग। ठीक है, अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बाय यूवी स्पेक्ट्रा। ओके, तो अब हम इतना, आप लोग को समझ में आ गई है ये बात, ये समझ के मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगेन यू कैन सी हियर द डेफिनेशन, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले क्या था? स्टडी ऑफ डिस्पर्सन ऑफ विजिबल लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। ठीक है, स्पेक्ट्रा पहले हम लोग करते थे एक्सपेरिमेंट की, प्रिज्म लेते थे और उसमें लाइट को डालते थे, तो हमको विबग्योर, जो विजिबल का जो स्पेक्ट्रा है, पैटर्न है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ठीक है, इस तरीके से जो आपका रेंज है पूरा VIBGYOR, वो सेपरेट होकर दिखाई देता है अगर प्रिज्म से हम लाइट को पास करते हैं तो। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था शुरू में, बचपन में, स्कूलों में। तो पहले उसी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता था, लेकिन अभी के व्यू में क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली इन्वॉल्व्स मेजरिंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय अ सैंपल और द एमिशन ऑफ द लाइट बाय सैंपल। कितना लाइट वो एब्जॉर्ब करता है उसको मेज़र कर रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसा कि मैंने बताया। अब ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की मैंने बात किया। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, जो लाइट है, ठीक है, वो उसका जो वेवलेंथ है वो वेरी करता है, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे हम लोग को जो लाइट दिखती हैं, जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, उसका वेवलेंथ 350 से 800 या 400 से 750 इस तरीके से है इसका वेवलेंथ नैनोमीटर में। ठीक है, 400 to 800 नैनोमीटर। ओके, और उसके बाद आता है, उसके ऊपर हम जाते हैं तो यूवी रेज के बाद एक्स-रे और गामा रेज। अब हम इधर देख सकते हैं कि विजिबल लाइट से ऊपर जाने पे, मतलब यूवी, एक्स-रे और गामा रे में जा रहे हैं अगर हम, तो इसका वेवलेंथ जो है वो घट रहा है। ठीक है, वेवलेंथ विजिबल लाइट के राइट जाने से इसका घट रहा है वेवलेंथ। इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है। और विजिबल लाइट के अगर हम नीचे आते हैं, जैसे कि IR हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, तो इधर क्या हो रहा है? वेवलेंथ आपका इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब इनकी एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है। हम लोग के लिए यूवी रेज बहुत हार्मफुल होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि सनलाइट से हम लोग अपने आप को बचाते हैं, स्किन को बचाते हैं, बिकॉज यूवी लाइट इज़ हार्मफुल फॉर अवर स्किन, इट कैन कैंसर, इट कैन कॉज बर्न। ओके, वाई? बिकॉज यूवी रेडिएशंस हैव मोर एनर्जी देन विजिबल लाइट। तो ये बात भी आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, एक्स-रे है, गामा रे है, दीज ऑल आर अ वेरी हाई एनर्जी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वही आप इधर देख सकते हैं, IR, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, तो इधर आपके वेवलेंथ बढ़ रहे हैं, एनर्जी घट रहे हैं। ये आपका विजिबल लाइट जो मैंने बताया, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो इधर जाने पे हमारा वेवलेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वॉयलेट से रेड में हमारा वेवलेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो कोई चीज़ कलर्ड है, इसका मतलब वो विजिबल लाइट के अंदर में आ रहा है, हमें दिख रहा है तो। ठीक है, 400 से 800 नैनोमीटर तक उसका रेंज है, विजिबल लाइट का रेंज है, जो हम देख सकते हैं। यूवी हम नहीं देख सकते। ठीक है, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है ये देखिए ज़रा, इसमें बताया गया है।
On passing electromagnetic radiation in the UV visible regions through a compound with multiple bonds, a portion of the radiation is normally absorbed by the compound. The amount of absorption depends on the wavelength. यही बात जो अभी तक मैंने बताया है, इसमें बस सेंटेंस में लिखा हुआ है वही चीज़, आप लोग को पढ़ने में आसानी होगी कि क्या है इसमें, कि हम हम रेडिएशन डाल रहे हैं, ठीक है, और वो मटेरियल, वो मैटर या वो मॉलिक्यूल जो है वो अपना प्रॉपर वेवलेंथ उसमें से एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। सेकेंड चीज़ है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एज इट इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रोमोटेड फ्रॉम होमो टू द ल्यूमो। ये तो मैंने बता रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि हमने इतना एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे था और एक्साइटेड स्टेट में इस शेल से इधर चला गया, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो एन इलेक्ट्रॉन इज़ प्रोमोटेड फ्रॉम होमो टू द ल्यूमो। जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो कहाँ से निकलता है, होमो से निकलता है, और जो इलेक्ट्रॉन जहाँ जाता है वो कहाँ जाता है, ल्यूमो में जाना। व्हाट इज़ होमो एंड ल्यूमो? होमो इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल और ल्यूमो इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अब थोड़ा सा यहाँ हम बता दें आपको मॉलिकुलर ऑर्बिटल के बारे में। मॉलिक्यूल्स, एटम का तो हम बना लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नॉर्मल सिंपल कोई भी एटम का, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दो एटम कंबाइन करते हैं तो उनकी एनर्जी भी मिक्स हो जाती है और वो नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। जैसे सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, इस तरीके से हम उसको दिखाते हैं। तो उस मॉलिकुलर ऑर्बिटल में क्या होता है, अगर उसका वेव फंक्शन बना के हम लोग देखें, psi1, psi2, psi3, psi4, ठीक है, जैसे जितने पाई, जैसे कि हमारे पास अगर 4 पाई बॉन्ड है तो वो 4 वेव फंक्शन बनाएगा, psi1, psi2, psi3, psi4। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर व्हेन आई विल टॉक अबाउट वेव फंक्शन एंड ऑल, बट थोड़ा सा बता देती हूँ। तो जैसे 4 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 4 वेव फंक्शन बनाएगा, psi1, psi2, psi3 एंड psi4, ठीक है। अगर उसमें हमारा 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन psi1 में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन psi2 में जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और psi3, psi4 क्या है, खाली हैं। अब इस psi1, psi2, psi3, psi4 में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल कौन सा होगा, मतलब कि जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल भरा हुआ है, ऑक्यूपाइड मतलब ये psi1, psi2, psi3, psi4 में, ये जो psi3, psi4 है ये दोनों एंटी बॉन्डिंग में आता है, psi1, psi2 आपकी बॉन्डिंग में आती है, ठीक है। तो पहली बात तो ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, psi1 है, psi2 है, नीचे वाले दोनों हैं, ठीक है। उसमें से हायर मतलब कि ऊपर वाला कौन सा है, psi2 है नेचुरली, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, फिर से हम बताते हैं। जब मिक्सिंग होती है, जैसे हम अगर मतलब कोई मेरा अगर मॉलिक्यूल है जिसमें कि 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है मतलब एक डबल बॉन्ड कंटेन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अदर ऑल्सो कंटेन 2 पाई, टोटल हमारे कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन की जब मिक्सिंग होगी नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2 बॉन्डिंग बनेंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, ओके। क्या होता है, पाई पाई बॉन्ड ही तो ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो अगर 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे तो 4 उसके वेव फंक्शन बनेंगे, psi1, psi2 एंड psi3 स्टार, psi4 स्टार, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे। तो अगर नीचे से हम बॉन्डिंग से पहले भरेंगे, 2 psi1 में जाएंगे, 2 psi2 में जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हो, कौन सा ऑक्यूपाई है, psi1 और psi2 ऑक्यूपाई है, उसमें से हाईएस्ट कौन सा है, psi2 है। तो होमो मीन्स psi2, जो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ फिलहाल 4 पाई इलेक्ट्रॉन का, उसमें होमो आपका psi2 हो गया। उसमें ल्यूमो कौन सा होगा, अब ल्यूमो का क्या मतलब है, अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अब अनऑक्यूपाइड कौन सा है भाई, psi3 है और psi4 है, ये दोनों अनऑक्यूपाइड है। अब इन दोनों में से लोएस्ट कौन सा है, psi3 है, सबसे नीचे कौन सा है, psi3 है। तो हमारा ट्रांजिशन किसके बीच में होगा, psi2 से लेके psi3, मतलब psi2 से psi3 में जाएगा। ये थोड़ा सा मॉलिकुलर ऑर्बिटल की बातें मैं बता रही थी, इसको इमेजिन करिएगा या बुक से आप प्रिफर कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आप हमसे फिर भी पूछ सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ होमो ल्यूमो टर्म मुझे आपको बताना पड़ा, ठीक है। तो इस बीच में ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द स्पेक्ट्रम यील्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिंग ऑफ द एनर्जी लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल
सिंस दिस एनर्जी लेवल्स डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल दिस इन्फॉर्मेशन। हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर वो जितना एब्जॉर्ब किया वेवलेंथ, वो एक स्पेक्ट्रा, एक लाइन, एक बैंड के फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। और उसमें हम लोग स्पेसिंग की अगर स्टडी करें, जैसे दो बैंड, दो लाइन अगर बन रहे हैं, अगर उनकी स्पेसिंग हम देखें तो वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की। जैसा स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूल्स का वैसा अब्जॉर्प्शन होगा, वैसी हमको बैंड्स मिलेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये इससे हमें स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हेल्प होगा। हाँ, ये जो मैंने बताया आपको वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। यूवी पढ़ रहे थे जैसे, हाँ, यूवी का देखिए दिया हुआ है वेवलेंथ 0 to 200 नैनोमीटर, ठीक है। और ये फेनोमेना क्या करता है, किसके लिए है ये? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, माने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। दूसरा है इंफ्रारेड 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। ये आपका वाइब्रेशंस देखता है, ठीक है। वाइब्रेशन भी दो तरीके के होते हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। जब आईआर पढ़ाएंगे तो उसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट माइक्रोवेव्स है आपके, जो कि रोटेशन मोशन को देखते हैं। और लास्ट है आपका रेडियो वेव्स, जो कि न्यूक्लियर स्पिन का ओरिएंटेशन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। एनएमआर की स्टडी होती है इसमें, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी लेक्चर में। अब तक तो इतना क्लियर हो गया होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, अब क्यों पढ़ते हैं, स्पेशली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में यहाँ बताया है। तो फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन के लिए, इम्प्योरिटीज़ के लिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सिंगल कंपाउंड विदाउट क्रोमोफोर, ये सब आगे एक्सप्लेन करेंगे कैसे ये सब चीज़ों में यूज़ में आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारा आगे एक एक पॉइंट बताएंगे। ड्रग्स विद क्रोमोफोरिक रिएजेंट, इट इज़, अभी मैं बताऊंगी आपको व्हाट इज़ क्रोमोफोरिक एंड व्हाट इज़, यहाँ जो बातें हो रही हैं कैसे फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करता है। It helps to show the relationship between different groups. It is useful to detect the conjugation. अच्छा, एक बात बता दूँ, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, यहाँ कॉन्जुगेशन का बहुत बड़ा रोल है। मतलब अगर किसी कंपाउंड में कॉन्जुगेशन हो रहा है, कॉन्जुगेशन आप लोग समझ रहे होंगे, डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसा अगर ऑल्टरनेट फॉर्म में है तो उसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के पॉइंट ऑफ व्यू पे। क्रोमोफोर जो वर्ड यहाँ यूज़ हो रहा है, क्या है ये भी वही चीज़ है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो कि आपके जैसे C डबल बॉन्ड C हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, वही जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, दैट इज क्रोमोफोर। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, UV radiation. The region beyond red is called infrared, while the beyond violet is called ultraviolet. ठीक है। विजिबल रेंज, ये आपका जो विजिबल रेंज है, जो रेड के आगे अगर जाते हैं तो IR आ जाता है, ठीक है, वेवलेंथ इसका और बढ़ेगा। वॉयलेट के और पीछे जाते हैं तो UV आ जाता है, जिसका वेवलेंथ कम होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है। हाँ, ये हम यहाँ भी देख सकते हैं, जो वेव दिख रहा है इसमें वेवलेंथ बड़ा अच्छा दिखाया है, कैसे यहाँ पे घटते जा रहा है और यहाँ पे इसका वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है। ये एक वेव से दूसरे वेव, दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट वेवलेंथ। इसकी बात करें या इसकी बात करें, इसको हम जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम ट्रफ बोलते हैं और नीचे वाले को क्रेस्ट बोलते हैं। तो दो ऊपर का लेयर अगर ले तो उसको डिस्टेंस कह सकते हैं लैम्डा, या दो नीचे का ले तो उसको डिस्टेंस कह सकते हैं लैम्डा, ठीक है। तो कैसे ये आपका इनके बीच की जो डिस्टेंस है कैसे बढ़ रही है वो आप देख सकते हैं। अगर हम रेडिएशन के स्पेक्ट्रा में एक्सरे से, मतलब गामा रे, एक्सरे, यूवी, विजिबल, IR, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ऐसे करके बढ़ते हैं तो कैसे इसका वेवलेंथ देखिए बढ़ते जा रहा है। ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिखाया गया है। हाँ, अब प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। जनरली व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल फॉर द एक्शन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा। ये तो बताया अभी कि अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अराइजेस फ्रॉम ए लोअर लेवल टू हायर लेवल। ए मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब ए यूवी रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, द इलेक्ट्रॉन, जिसको हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे न्यू से दिखा रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन इन दैट मॉलिक्यूल अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, द एनर्जी, ठीक है।
ये तो समझ में आ गया हम लोग को कि हम एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी यूवी रेडिएशन का पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी अगर हम डालते हैं मॉलिक्यूल पे, तो मॉलिक्यूल क्या करता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एक चीज़ बता दें कि जो ये आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, उनको क्वांटा बुलाया जाता है, दे आर इन पैकेट्स फॉर्म, ठीक है। E इज इक्वल टू जो एच न्यू के फॉर्म में होते हैं वो एनर्जी, ठीक है। तो द एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, 6.6 × 10⁻34 इसकी वैल्यू है। हाँ, ये दो एनर्जी का डिफरेंस दिखा रहा है, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू एच न्यू, मतलब एक एनर्जी लेवल E1 है और हमारा जो मॉलिक्यूल E2 में चला जा रहा है एक्साइट होके, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो H। अच्छा, यहाँ पे समझ लिया, बहुत अच्छी चीज़ यहाँ दिखाई गई है। जैसे मैंने बताया कि ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन जैसे कैसे E1 से E2 लेवल पे जाएगा, अपने नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल पे जाएगा, ठीक है। तो वो जो बीच की दूरी है E1 और E2 की, वो दूरी क्या है, वो दूरी h न्यू है। समझ में आ रही है मेरी बात? E1 और E2 की जो दूरी है वो क्या है, वो h न्यू है, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं E1 माइनस E2 इज इक्वल टू एच न्यू। अब हमारा मॉलिक्यूल अगर h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो E1 से ट्रांजिट होके तुरंत E2 में चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को, E टोटल जो एनर्जी होती है, यहाँ पे जो ये बताया जा रहा है h न्यू, टोटल जो एनर्जी है वो एनर्जी E इलेक्ट्रॉनिक प्लस E वाइब्रेशनल प्लस E रोटेशनल। हमने आपको बताया था कि सबसे वैलेंस अगर शेल की बात करें तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, वैलेंस बाहर वाले वैलेंस जो हमारे शेल होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल के। हमने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर में क्या आता है, आपस में जो अपने में मॉलिक्यूल करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, वो उसके अंदर भी क्या है, जो बॉन्ड की जो डिस्टेंस है, वाइब्रेशनल मीन्स दे आर मतलब मूविंग सेल्फ, खुद ही मूव कर रहे हैं, थोड़ा मूव कर रहे हैं। और जैसे दो मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड रोटेट करते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब सोचिए आप कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को हम इतनी एनर्जी दे रहे हैं कि वो अपने एक लेवल से उठ के दूसरे लेवल पे जा रहा है, तो वो एनर्जी कितनी अधिक होगी तभी वो अपने लेवल को छोड़ के दूसरे लेवल पे जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊँ आपको कि अगर मैं अगर किसी एक कमरे में बेड पर बैठी हूँ या लेटी हूँ और मुझे दूसरे कमरे में जाना हो, तो मुझे एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब एनर्जी तो चाहिए मुझे, ऐसा तो नहीं कि एनर्जी मिल जाएगा तो बस वहाँ से गायब होकर अगले कमरे में चले जाएंगे। उसके लिए मुझे बेड से उतर के नीचे आना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा, एंड देन आई विल गो टू नेक्स्ट रूम। तो जो मुझे नेक्स्ट रूम में जाना है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक लेवल, ओके, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक लेवल, मतलब हमें एक शेल से दूसरे शेल में जाना है। अब जो हम उठ के खड़े हुए हैं दैट इज़ वाइब्रेशनल लेवल, और जो चल दिए दैट इज़ रोटेशनल। समझ में आ रही होगी मेरी बात अब, कि हमको अगर एक रूम से दूसरे रूम में जाना है तो हमको ये नीचे वाले प्रोसेस फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहा है तो उसका वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ऑटोमेटिकली होगा, उसका रोटेशनल ट्रांजिशन ऑटोमेटिकली होगा, ना चाहते हुए भी होगा, क्योंकि हम इतनी उसको एनर्जी दे रहे हैं। मतलब अगर हम उसको बहुत थोड़ी एनर्जी देते हैं तो केवल वो हिलता, केवल वो बेड से उठ के खड़ा होता, माने कि रोटेशनल वाला काम हुआ, ठीक है। अगर थोड़ा सा और देते तो शायद वो वाइब्रेशनल मोशन करता, और ज़्यादा देते तो ये करता, इलेक्ट्रॉनिक सीधे एक रूम से दूसरे रूम में चला जाता। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के लिए हम लोग जो देते हैं एनर्जी वो इतना अधिक होता है। यूवी, वैसे भी मैं बात कर रही हूँ यूवी वेवलेंथ का, वेवलेंथ इसका कम होता है और एनर्जी यूवी की ज़्यादा होती है। हमने आपसे बताया है कि वाइब्रेशनल हमारा जो होता है वाइब्रेशनल मोशन वो IR के रीजन में होता है, रोटेशनल जो होता है वो माइक्रोवेव के रीजन में होता है। और जहाँ के अगर हम स्पेक्ट्रा देखें तो विजिबल के बाद IR आता है और IR के बाद रोटेशनल आता है। तो विजिबल के बाद IR मतलब कि वेवलेंथ और बढ़ रहा है, मतलब एनर्जी घट रही है। उसके बाद रोटेशनल मतलब माइक्रोवेव और वेवलेंथ बढ़ा और एनर्जी घटी, फ्रीक्वेंसी घटी।
तो इसलिए यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इज ग्रेटर दैन, वाइब्रेशनल इज ग्रेटर दैन रोटेशनल। अगर हम इतना एनर्जी देंगे कि इलेक्ट्रॉन अपने लेवल से शिफ्ट करे तो वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशनल को भी वो एनर्जी मिलेगी, रोटेशनल को भी वो एनर्जी मिलेगी, वो आपस में भी मोशन करेंगे। ठीक है, जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं शायद आपको समझ में आ रहा हो ये चीज़ कि अगर हमें बाहर वाले को हिलाना है तो पहले उसको अंदर से हिलाना पड़ेगा, तब वो हिलेगा ऊपर तक। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोग को? ठीक है, तो एनर्जी हमारी इस तरीके से डिक्रीज कर रही है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट, देख लीजिए यहाँ पे वही चीज़ को बताया है इस तरीके से, आप लोग को और क्लियर होगा। ये एक E0 लेवल है एनर्जी का, ग्राउंड स्टेट जिसको हम कह रहे हैं, ये E1 स्टेट है जिसको हम एक्साइटेड स्टेट कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट। माने जब हम UV की बात करते हैं कि हमको E0 से E1 जाना है, मतलब हम इसको इतना एनर्जी दे रहे हैं कि वो E0 ग्राउंड स्टेट से अपने E1 यानी कि एक्साइटेड स्टेट पे जा रहा है। अगर वो जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, इसमें रोटेशनल का लाइनिंग नहीं दिखाया है, ये V1 से V2 के बीच में लाइनिंग होगी, V2 से V3 के बीच में जो लाइनिंग होगी दैट विल बी रोटेशनल लेवल, जो कि पहले वाले स्लाइड में दिखाया था मैंने कि वाइब्रेशनल के अंदर रोटेशनल लेवल होते हैं। यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल दिखाए गए हैं। ठीक है, तो सॉरी, तो अगर E0 से E1 में जा रहा है तो ये देख रहे हैं हम लोग कि ऑटोमेटिकली वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो रहा है और वाइब्रेशनल के अंदर रोटेशनल भी होगा। तो ये ग्राफ के इस ग्राफ से आपको वो चीज़ क्लियर होगी जो मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक का लेवल एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक लेवल का, तो ये अपने आप मूव कर ही जाएंगे। वो चीज़ आपको इसमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, Thus the energy of the radiation in the visible range is generally 36 to 72 kilocalorie per mole, while that in the UV range goes। ठीक है, वही बात बता रहा है कि विजिबल रेंज में अगर इतनी एनर्जी लग रही है तो यूवी में हमारा एनर्जी बढ़ के 143 किलो कैलोरी पर मोल हो जा रहा है। अब तो केवल वही सब चीज़ें को बताया गया है, कुछ नया नहीं है इसमें। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, वही चीज़ है, व्हेन ए सैंपल इज एक्सपोज टू लाइट एनर्जी दैट मैचेस द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन। देखिए जो चीज़ मैंने आपको समझाया है बस उसको वहाँ यहाँ पे सेंटेंस में बता रहा है, बस उसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। When a sample is exposed to the light energy that matches the energy difference between the possible electronic transition within the molecule, a fraction of the light energy would be absorbed by the molecule and the electrons would be promoted to the higher energy state orbital. A spectrometer records the degree of absorption by a sample at different wavelengths, and the resulting plot of absorbance versus wavelength is known as a spectrum. एक्चुअली यूवी स्पेक्ट्रम कैसे पता करते हैं, वो कैसे दिखता है, वो यहाँ ये बताया गया है कि हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल को, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। कितना ऑब्जर्व कर रहा है, जितना उसको E0 से E1 में जाने के लिए एनर्जी चाहिए उतना उसने एब्जॉर्ब किया और बाकी क्या किया, बाकी ट्रांसमिट कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। ओके, अब हमारा जो स्पेक्ट्रोमीटर मशीन है वो क्या करता है, वो ये रिकॉर्ड करता है कि भाई तुमने कितना एनर्जी ऑब्जॉर्ब किया, हमने तो इतना दिया, हमने जितना दिया हमको पता है, दैट इज़ नोन टू अस। और लेकिन आपने कितना एब्जॉर्ब किया वो कैसे पता करेंगे, वेरी सिंपल, हमने जितना दिया एनर्जी, जितना वेवलेंथ का एनर्जी हमने दिया हमें मालूम है, कितना एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है ये तो हम रिकॉर्ड कर ही सकते हैं। तो जितना एनर्जी दिया, इंसिडेंट किया और कितना माइनस कर दीजिए तो जितना बचा वो आपका एब्जॉर्ब हो गया सैंपल से। ठीक है, तो यही फेनोमेना से हमारा कितना डिग्री एब्जॉर्प्शन हुआ वो स्पेक्ट्रोमीटर रिकॉर्ड कर लेता है। फिर एक ग्राफ प्लॉट हो जाती है और वो जो ग्राफ होती है वो किस किस के बीच में होती है, एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ। नीचे एक मिनट, हाँ ठीक है, एब्जॉर्प्शन आपका वाई एक्सिस पर है और ये एक्स एक्सिस पर है। फिर से मैं ग्राफ दिखाना पड़ेगा आपको, ये देखिए, हाँ ये जो है ये आपका ग्राफ प्लॉट हो रहा है एब्जॉर्प्शन का, यही मेन आपका यूवी स्पेक्ट्रा है। ऐसा ही स्पेक्ट्रा नज़र आता है किसी भी कंपाउंड का,
ठीक है, एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ के बीच का, और हम ऐसे मेज़र करते हैं। ये जो सबसे जिसका एम्पलीट्यूड, जिसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, उसी को हम कहते हैं लैम्डा मैक्स। मतलब लैम्डा मैक्स क्या है? लैम्डा मैक्स वो वेवलेंथ है जैसे कि हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटली, जो बता रही हूँ मैं, सैंपल हमने डाला मशीन में, ओके, और उसमें रहता है कि आप वेवलेंथ सेट करिए। जैसे कि हमने 220 पे सेट किया, अब कितना वैल्यू आ रहा है एब्जॉर्बेंस का वो नोट कर लिया, फिर 240 पे किया, कितना वैल्यू आ रहा है वो नोट कर लिया। और जो नोट करते हैं यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाते रहते हैं। इस तरफ आपका एब्जॉर्प्शन है, इधर आपका वेवलेंथ है, तो जैसा ऐसा वैल्यू जितने वेवलेंथ पर आ रहा है हम उसको यहाँ पे ग्राफ पे मेंशन करते रहते हैं, और फिर इस तरीके से कुछ ग्राफ प्लॉट हो जाता है। जो सबसे पीक पॉइंट पे होता है उसको हम लैम्डा मैक्स कहते हैं। मतलब कि जैसे कि हमारे यहाँ 270 आ रहा है, तो इसका मतलब कि 270 नैनोमीटर पे हमारे सैंपल ने सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किया, दैट इज़ कॉल्ड लैम्डा मैक्स। तो हम जनरली यूवी स्पेक्ट्रा से किसी भी कंपाउंड का लैम्डा मैक्स ही नोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ आइसोप्रीन, ये हमारा आइसोप्रीन स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए क्या बताया है। आइसोप्रीन का जो लैम्डा मैक्स है वो 222 नैनोमीटर है। अब देखिए ये बिल्कुल एकदम ऐसा दिख रहा है जैसा कि हम लोग को दिखता है, मशीन में दिखेगा, ठीक है, जो हमें बना के देगा। देखिए ऐसे कुछ ग्राफ प्लॉट हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये जो कॉन्जुगेशन दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का जो कॉन्जुगेशन है, मेनली इसी की वजह से यहाँ पे आपको ये लैम्डा मैक्स दिख रहा है, जो कि ये देखिए यहाँ पर ये लैम्डा मैक्स है आपका, ठीक है। क्लियर है आप लोग को? क्या है इधर, every time a molecule has a bond, the atoms in bond have their atomic orbitals merge to form molecular orbitals, which can be occupied by the electrons of different energy levels. Ground state molecular orbitals can be excited to antibonding molecular orbitals. These electrons, when imparted with energy in the form of light radiation, get excited from the highest occupied molecular orbital to the lowest unoccupied molecular orbital, and the resulting species is known as the excited state or antibonding state. ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दो अलग अलग एटम्स हैं तो उनके अपने अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। जैसे हम O2 की बात करें तो O2 का क्या से O और O दोनों मर्ज होकर O2 बनेगा। O का अपना एटॉमिक ऑर्बिटल होगा 1s2 पे 6, ठीक है। और दोनों अगर मर्ज करते हैं तो एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उनके मर्जिंग पे, ठीक है। उसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। और ये हमने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि होमो क्या है और ल्यूमो क्या है। होमो से ल्यूमो में एक्साइटेशन होता है, मतलब बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग में जाता है, ओके। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Type of transitions in UV spectroscopy, molecule undergo electron transition involving sigma, pi and n electrons. देखिए UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसा ट्रांजिशन होता है। सिग्मा टू सिग्मा n और पाई को पहले बता दूँ। सिग्मा इज सिग्मा बॉन्ड विच वी नो, पाई इज पाई बॉन्ड एंड n इज नॉन बॉन्डिंग या जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बचे होते हैं उसको हम n से दिखा रहे हैं, दैट इज नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ट्रांजिशन कैसे कैसे होते हैं। सिग्मा से सिग्मा स्टार, मतलब सिग्मा के बॉन्डिंग ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन जाए, एक्साइटेड हुए। दूसरा क्या है, एन से सिग्मा स्टार, मतलब कि नॉन बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन हों वो हमारे सिग्मा स्टार माने सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हों। तीसरा क्या है, एन टू पाई स्टार, मतलब कि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जा रहा है। और सबसे लास्ट क्या है, पाई टू पाई स्टार, मतलब कि पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। तो ये 4 टाइप के ट्रांजिशंस होते हैं। पहला इसमें सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन बताया जा रहा है। हाँ, सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड कोलिजन से बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करना, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ओके।
तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार सबसे ज़्यादा एनर्जी इसको रिक्वायर होता है। एग्जाम्पल यहाँ मीथेन है, CH4 CH बॉन्ड सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है इसमें, ठीक है। मीथेन कंटेन ओनली सिंगल CH बॉन्ड, इट अंडरगो ओनली सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। इस टाइप के बॉन्ड है, आप दिख रहे हैं इसमें, और कोई बॉन्ड नहीं है मीथेन में, केवल सिग्मा बॉन्ड ही है, तो इसमें प्योरली सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। नेक्स्ट इज N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब N टू सिग्मा स्टार मतलब कि हमारा कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कंटेन करे ऐसा कोई प्रेजेंट हो ग्रुप, ठीक है। जैसे कि हाँ वाटर है H2O, इथेनॉल है CH3CH2OH, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड है, तो जैसे मिथाइल क्लोराइड को अगर ले ले हम, तो मिथाइल क्या है CH3 और Cl के पास क्या है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, और मिथाइल के पास क्या है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इनके बीच में N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकता है, मतलब कि जो हमारा जो एटम हमारा अनशेयर्ड पेयर कंटेन करता है वो आपको वो सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट कर सकता है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेनिंग, ये ध्यान रखने की बात है कि ये सैचुरेटेड लिखा है, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है, तभी उसमें सिग्मा बॉन्ड है। In this type, saturated compounds containing atom with unshared electron pairs undergo N to sigma star transition. सिग्मा से सिग्मा स्टार में जितना ज़्यादा एनर्जी लगता है उससे कम एनर्जी लगता है N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज N टू पाई स्टार एंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब ये वैसे कंपाउंड हो गए हैं जिसमें कि हमारे लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप भी प्रेजेंट हो और पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, तब उसमें क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन हो सकता है, पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में भी ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है। जनरली हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो उसमें N टू पाई और पाई टू पाई स्टार होता है। स्पेशली एग्जाम्पल जो होते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड के होते हैं, C डबल बॉन्ड O के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, उसमें पाई बॉन्डिंग भी है, तो उसमें N टू पाई भी हो सकता है और पाई टू पाई भी हो सकता है, ओके। अच्छा, इधर एक बात आपको बताना था, चलिए यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। यह आपको दिखाया गया है सिग्मा बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग, ये आपका नॉन बॉन्डिंग है, ये सिग्मा स्टार एंटी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। इस तरीके से ट्रांजिशन दिखाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लग रही है, सिग्मा टू, सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी लग रही है सिग्मा टू सिग्मा स्टार में, ओके। आफ्टर दैट उससे कम किस में लग रही है, उससे कम लग रही है पाई टू पाई स्टार में, उसके बाद N टू सिग्मा स्टार, उसके बाद N टू पाई स्टार। सबसे कम एनर्जी जो लग रही है वो N टू पाई स्टार ट्रांजिशन में लग रही है। अच्छा, N टू पाई स्टार जनरली इसका एग्जांपल मैंने दिया कि कार्बोनिल कंपाउंड्स भी होते हैं, ये सिमेट्री फॉरबिडन होता है, ठीक है। N टू पाई स्टार जो है ये सिमेट्री फॉरबिडन होता है, इसीलिए ये ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन भी जैसे बहुत सारे ट्रांजिशंस के कुछ सिलेक्शन रूल्स होते हैं, हम लोग पढ़े हैं कुछ लैपोर्टे सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल, ठीक है, या सिमेट्री के अकॉर्डिंग सिलेक्शन रूल, ठीक है। तो ये जो N टू पाई ट्रांजिशन है ये आपका मतलब सिमेट्री अलाउ नहीं करती कि ये ट्रांजिशन हो, फिर भी होता है, बहुत कम होता है, इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू अदर्स। एब्जॉर्बेंस लॉ देख लेते हैं, बियर्स लॉ है और लैम्बर्ट्स लॉ है, दोनों को मिला के कहा जाता है एब्जॉर्बेंस लॉ, दैट इज बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। बियर्स लॉ में क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ द बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद द इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस। इसीलिए कहा जाता है कि जो बियर्स लॉ होता है वो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए होता है, जैसे जैसे सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन, सॉल्यूट का जो हमारे कंसेंट्रेशन है वो अगर बढ़ते जाएगा तो बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी ऑफ द बीम घटती जाएगी, एक्सपोनेंशियली घटेगी, ठीक है। और लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी विद द थिकनेस ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसमें थिकनेस मतलब अगर हम जो मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया गया है जिससे कि हम लाइट को पास कर रहे हैं तो उसकी कितनी थिकनेस है, कितनी मोटाई है, उस हिसाब से इंटेंसिटी उसकी घट रही है। मोटाई ज़्यादा है तो
और ज़्यादा घटेगी, कम है तो कम घटेगी। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली एज इट पासेस थ्रू एन एब्जॉर्बिंग मीडियम। ठीक है, एब्जॉर्बेंस को हम ए से दिखाते हैं, ठीक है, और ए इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग I0 अपॉन आई, जहाँ पे I0 आपका इंसिडेंट रेडिएशन है, मतलब जो हम डाल रहे हैं, और I जो है वो ट्रांसमिट रेडिएशन है जो कि बाहर निकल रहा है। तो व्हाट इज A? A इज एब्जॉर्बेंस, A इज इक्वल टू लॉग I0 अपॉन आई। ठीक है, बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग A is directly proportional to C, A is directly proportional to L, और A is equal to एप्सिलन CL। ये जो एप्सिलन देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये कांस्टेंट है, इसको मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ कांस्टेंट फॉर द एब्जॉर्बिंग स्पीशीज एंड डिफाइंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्पीशीज एट पर्टिकुलर वेवलेंथ। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द नंबर एंड टाइप ऑफ क्रोमोफोर्स प्रेजेंट इन ईच मॉलिक्यूल। जितना अच्छा कॉन्जुगेशन है, जितना अच्छा अलाउड ट्रांजिशन है, उतने ही ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है। ये इंटेंसिटी को बताता है। ठीक है, सी यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल है इन द क्यूवेट, जिसमें हम सैंपल को रखते हैं, उसका कंसंट्रेशन, और एल जो है वो लेंथ ऑफ लाइट है, मतलब लाइट कितनी दूरी से पास कर रहा है, लाइट जहाँ से हम सोर्स को रखे हुए हैं वो कितनी दूर देरी में सैंपल के पास पहुँच रहा है, दैट डिस्टेंस इज एल। यहाँ देख लीजिए, कुछ इस टाइप का बताया रहा है यहाँ पे। ये हमारा यहाँ से सोर्स, मतलब कि यहाँ से हम लाइट दे रहे हैं। वेवलेंथ सेलेक्टर मतलब कि हम पर्टिकुलर कितने वेवलेंथ पे हमको लाइट को अंदर भेजना है, 220, 225, 210, 230, जो भी है, हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वो हम लोग के हाथ में होता है। फिर एक तरफ हमारा सॉल्वेंट होता है, एक तरफ हमारा सैंपल होता है। ऐसा क्यों? हम सॉल्वेंट को एज ए रेफरेंस यूज़ करते हैं। सैंपल को जिस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाएगा उसके साथ वो सॉल्वेंट लिया जाएगा, ताकि कोई भी एरर अगर सॉल्वेंट की वजह से आ रहा है तो वो हमारा जो रेफरेंस है उससे वो नलीफाई हो सके। उसके बाद आता है फोटो डिटेक्टर, जो कि ट्रांसमिशन को डिटेक्ट करता है, एंड देन फाइनली रीड आउट वेयर वी गेट द एब्जॉर्प्शन। हाँ, क्रोमोफोर एक टर्म आया था, यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है। एनी फंक्शनल ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पेयरिंग कलर टू द कंपाउंड इज कॉल्ड ए क्रोमोफोर। क्रोमोफोर की वजह से ही कंपाउंड में कलर आता है। हाँ, ये आपका जनरली अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं, वही बात है, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, कुछ क्रोमोफोरिक ग्रुप्स हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप लोग। ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम क्या होता है? ये सैचुरेटेड होता है, इसमें कोई अनसैचुरेशन नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, और ये लोन पेयर कंटेन करता है इस टाइप के ग्रुप्स। इट इज़ द ग्रुप विच इटसेल्फ डज नॉट एक्ट एज ए क्रोमोफोर, बट व्हेन अटैच्ड टू क्रोमोफोर इट शिफ्ट्स द एब्जॉर्प्शन। मतलब अगर OH, NH2 या OR या इस टाइप के ग्रुप हमारे किसी क्रोमोफोर में अगर जुड़ जाते हैं तो वो मतलब जो वेवलेंथ है वो घटाएंगे या बढ़ाएंगे, ठीक है, उसको इफ़ेक्ट करेंगे। जो लैम्डा मैक्स है हमारा, उसको इफ़ेक्ट करेंगे। जनरली क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। अगर हम किसी ऑक्सोक्रोम को किसी क्रोमोफोर के साथ लगाते हैं तो वेवलेंथ उसका बढ़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ऑक्सोक्रोम NH2 इट अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, इट एब्जॉर्प्शन चेंजेस फ्रॉम 255 से 280 नैनोमीटर उसका हो जा रहा है लैम्डा मैक्स। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सोक्रोम दो टाइप के हैं, बैथोक्रोमिक ग्रुप्स और हिप्सोक्रोमिक ग्रुप्स। बैथोक्रोमिक ग्रुप्स को हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं, हिप्सोक्रोमिक ग्रुप को हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। वो बैथोक्रोमिक क्या है? जो कलर को और डार्क करे, वही मैं जो बोल रही हूँ, रेड शिफ्ट। रेड की तरफ अगर कलर जा रहा है तो दैट इज बैथोक्रोमिक। ठीक है, हिप्सोक्रोमिक जो विबग्योर यानी ये वॉयलेट की तरफ जाए, जिसमें कलर हल्का होते जाए, वो हिप्सोक्रोमिक हो गया। ये बहुत अच्छे से इस ग्राफ में समझ में आ सकता है। ये देखिए, ये वेवलेंथ, नीचे वेवलेंथ है और ऊपर आपका ये एप्सिलॉन है। ठीक है, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, दिस वन। मैंने आपको बताया था कि ये इंटेंसिटी बताता है, इंटेंसिटी। पहली चीज़ तो ये देख लेते हैं हिप्सोक्रोमिक, और ये देखते हैं बैथोक्रोमिक। बैथोक्रोमिक किधर एरो कर रहा है? जहाँ वेवलेंथ हमारा बढ़ रहा है।
हिप्जोक्रोमिक किधर कर रहा है एरो, जहाँ हमारा वेवलेंथ घट रहा है। तो घट रहा है, वेवलेंथ घट रहा है, मतलब कि वो वायलेट की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं। बैथोक्रोमिक मतलब कि ये वेवलेंथ बढ़ रहा है, जिधर उधर जा रहा है, इसलिए इसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ ब्लू कलर के वेवलेंथ से ज़्यादा है। अब ये जो हाइपरक्रोमिक और ये हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक मतलब कि जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, अगर ये जितना ऊंचा बनेगा, ये लैम्डा मार्क्स हमारा जितना ऊंचा जाएगा तो वो हाइपरक्रोमिक में आ गया, और हमारा जितना नीचे उसकी हाइट होगी तो वो हमारा हाइपोक्रोमिक। अगर हाइट ज़्यादा है तो हाइपरक्रोमिक, हाइट कम है तो हाइपोक्रोमिक। हाइट ज़्यादा है मतलब कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उसका ये जो मोलर कोएफिशिएंट वैल्यू आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, और अगर नीचे है तो मतलब कि उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, उसकी मोलर कोएफिशिएंट की वैल्यू बहुत कम आएगी। ठीक है। वुडवर्ड-फिशर रूल, ये रूल हम जनरली इसमें बताया गया है, इसमें हम मॉलिक्यूल का लैम्डा मैक्स निकाल सकते हैं इसके थ्रू। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा के कैलकुलेशन के लिए वुडवर्ड-फिशर रूल बताया गया था। कुछ टर्म्स हैं इसमें जिसको हम देख सकते हैं। होमो एन्युलर डाईइंस, डाईइंस मतलब जहाँ डबल बॉन्ड हो, दो डबल बॉन्ड हो, दो इन ग्रुप हो। ठीक है। होमो एन्युलर मतलब कि वो दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में हो, तो उसको हम होमो एन्युलर कहते हैं। हेटेरो एन्युलर क्या होता है? हेटेरो एन्युलर अगर वही दो डबल बॉन्ड दो अलग, मतलब वो डबल बॉन्ड को कॉन्जुगेशन में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कॉन्जुगेशन में नहीं है तब भी आप गिन रहे हो उसको हेटेरो एन्युलर में। ठीक है, उनको कॉन्जुगेशन में होना ज़रूरी है। अगर वो कॉन्जुगेशन में है और अलग अलग रिंग में है तो वो हेटेरो एन्युलर हो गए। ये एग्जांपल देख सकते हैं। और इसमें देखिए कि वो कॉन्जुगेशन में है लेकिन एक ही रिंग में है, तो ये होमो एन्युलर हो गए। अच्छा, अब एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या है? एंडोसाइक्लिक जो वर्ड यूज़ हो रहा है मतलब कि जो डबल बॉन्ड है वो साइकिल के अंदर है, तो उसको हम एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मतलब कि अगर साइकिल के बाहर डबल बॉन्ड है तो उसको हम एक्सोसाइक्लिक कहते हैं। ठीक है। हाँ, ये हमें याद करना होता है निकालने के लिए। अगर किसी कंपाउंड का हमें लैम्डा मैक्स निकालना है तो हमें ये याद होना चाहिए टेबल। इसमें जनरली पेरेंट वैल्यू बताए गए हैं सबके, जैसे कि अगर हमारा कोई भी हेटेरो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाईइन है। हेटेरो एन्युलर मतलब कि दोनों रिंग अलग अलग रिंग में कॉन्जुगेशन हो डबल बॉन्ड का, तो उसका अब कोई ऐसा मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है, अगर जैसे अगर हम इसी की बात करें, ये हमारा क्या है? हेटेरो एन्युलर है। ठीक है, और ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, तो इसका एक वैल्यू क्या आएगा? एक वैल्यू इसका 215 नैनोमीटर हो गया। वही अगर होमो एन्युलर होता तो उसकी वैल्यू कितनी आती? 253। एसाइक्लिक ट्राईइन से तो उसकी वैल्यू 245। ठीक है। अब ये इंक्रीमेंट्स, क्योंकि इंक्रीमेंट्स मतलब कि ये तो हमारा प्लेन है कि प्लेन हेटेरो एन्युलर का कितना वैल्यू होगा? 215। उस पर क्या क्या चीज़ जुड़ा हुआ है, जो चीज़ जुड़ा हुआ है उससे उसका वेवलेंथ और बढ़ेगा। जैसे कि अगर कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है या रिंग रेसिड्यू, एल्काइल ग्रुप या फिर कोई रिंग रेसिड्यू, तो 5 नैनोमीटर उसमें हम और जोड़ देंगे। अगर उसके साथ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो उसमें 5 नैनोमीटर और जोड़ दिया जाएगा। डबल बॉन्ड जो हमारा कॉन्जुगेशन में है, अगर उसके अगल बगल कोई और डबल बॉन्ड भी है जो उसको एक्सटेंड कर रहा है तो 30 नैनोमीटर और जोड़ देंगे। अगर उसमें ऑक्सोक्रोम्स जुड़े हुए हैं तो भी इस तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर हम एक समझाएं आपको, तो अगर इसी को देखें, पहली चीज़ तो ये आपका हेटेरो एन्युलर तो नहीं है ये, इसको जैसे कि इसको देखते हैं, अगर हम हेटेरो एन्युलर देखते हैं, ये दोनों हेटेरो एन्युलर हैं क्योंकि दोनों कॉन्जुगेशन में हैं और अलग अलग रिंग में हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 215। ठीक है, इसका लैम्डा मैक्स 215 हो जाएगा। अब हम रेसिड्यू देखते हैं। अब ये डबल बॉन्ड से एक ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, एक ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा है और एक ये एल्काइल ग्रुप। क्या करना होता है? जितना कॉन्जुगेशन दिख रहा है उसको सर्किल कर लीजिए पहले इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ ये साइकिल रेसिड्यू है, यहाँ रेसिड्यू है, यहाँ मतलब 1, ये 2 और ये 3। साइक्लिक रेसिड्यू का कितना दिया है? यहाँ पे 5 दिया है, तो 3 5 = 15, तो 215 में 15 और जोड़ देंगे, मतलब 230 हो जाएगा आपका टोटल लैम्डा मैक्स उसका, इस कंपाउंड का। हमने इसको बताया था ना, इस कंपाउंड का लैम्डा मैक्स पूरा 230 आएगा। तो इस तरीके से वुडवर्ड-फिशर रूल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया गया हुआ है। अब ये जो है आपका 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1,3 डाइईन, ये देखिए होमो एनुलर है, दिख रहा होगा क्योंकि सेम रिंग में कॉन्जुगेशन है। अब इसको हम सर्कल कर ले, इतना एरिया हम ऐसे सर्कल कर लें। होमो एनुलर है, इसका मतलब 253 नैनोमीटर्स की वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसमें देखेंगे रेसिड्यू कौन कौन से लगे हुए हैं। इधर देखिए एक ये लगा है और एक ये लगा है, ठीक है। इधर भी देखिए एक ये लगा है, एक ये लगा है, मतलब इधर 2 और इधर 2। तो एक रेसिड्यू का कितना है 5 नैनोमीटर, तो 2 × 5 10 हो गया, 2 × 5 10 हो गया। सबको जोड़ दीजिए, टोटल इसका लैम्डा मैक्स कितना आया 273। नाउ नेक्स्ट इज सॉल्वेंट इफेक्ट्स। इंटेंसिटी को किससे मापते हैं हम लोग? मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट जो होता है, एप्सिलेंस जिसको दिखाते हैं, वो हमारा इंटेंसिटी मापता है, मैंने बताया था आपको अभी। और उसका भी पैमाना दिया गया है। हाइपरक्रोमिक मतलब इंक्रीज हो रहा है एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी में, और हाइपोक्रोमिक में घट रहा है, ठीक है। जैसे हमारा ये कंपाउंड है 2-मिथाइल पिरिडीन, ठीक है। अब इसका सब लैम्डा मैक्स दिया हुआ है और आपका मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू दी हुई है। तो ये देखिए कि बढ़ रहा है। हेक्सेन से अगर हम इथेनॉल में जा रहे हैं तो ये आपका बढ़ रहा है, ई मैक्स इसका बढ़ रहा है, मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका कार्बोनिल कंपाउंड, हमारे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सॉल्वेंट इफेक्ट का, C+O कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें 2 तरीके के ट्रांजिशन होते हैं, एक पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है और एक N टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। अब हम इसमें ये देखते हैं, ये देखिए दिखाया है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एक होता है और एक क्या होता है N टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दिखा रहा है और ये N टू पाई स्टार, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट का दिखा रहा है, ये पोलर सॉल्वेंट का दिखा रहा है, और ये आपका एनर्जी गैप दिखा रहा है। पहले बात करते हैं पाई टू पाई स्टार। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है कि जब हम नॉन पोलर से पोलर सॉल्वेंट में जाते हैं तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। याद रहे, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में जब हम नॉन पोलर से पोलर में जाते हैं, मतलब ग्राउंड स्टेट से अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे पाई टू पाई स्टार, यहाँ देखिए नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर लिए हैं तो इसकी वैल्यू देखिए, एनर्जी गैप देखिए, इन दोनों का ज़्यादा है एनर्जी गैप, ठीक है। और यही अगर पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, एनर्जी गैप इसका घट जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि C+O की अगर हम बात करें, अगर उसमें पाई टू पाई की बात करें तो ग्राउंड स्टेट जो उसका है उतना स्टेबल नहीं होगा जितना स्टेबल उसका एक्साइटेड स्टेट होगा। वो सबको समझ में आ रहा है। C+O है और एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, वो एक पाई बॉन्ड हट जाएगा, माने कि C+ में हो जाएगा और O- में हो जाएगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा। तो क्योंकि नीचे आपका जब ग्राउंड स्टेट पे जो देख रहे हैं उसको आपका पोलर मॉलिक्यूल इतना हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे H2O का एग्जांपल लेगा तो H2O ग्राउंड स्टेट में CO से इतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा जितना अच्छा बॉन्डिंग वो CO एक्साइटेड स्टेट पे करेगा, जहाँ पे CO- हो जा रहा है। तो जहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो रही है वहाँ पे एनर्जी घट जाएगी। सबको पता है जहाँ स्टेबलाइजेशन ज़्यादा है वहाँ एनर्जी घट जाती है। ओके, तो एनर्जी घट जा रही है, इसीलिए आपका लैम्डा मैक्स क्या होगा, बढ़ेगा। जहाँ एनर्जी घट रही है वहाँ लैम्डा मैक्स बढ़ेगा। इसीलिए जब पाई टू पाई स्टार में हम नॉन पोलर से पोलर सॉल्वेंट में जाते हैं तो लैम्डा मैक्स क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा केस है N टू पाई स्टार। अब ये N टू पाई स्टार में देखा जाए अगर, इसमें जस्ट उल्टा होता है। इसमें हम N टू पाई स्टार मतलब कि जो O पे जो लोन पेयर होते हैं, कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर, मतलब कि कुल 4 इलेक्ट्रॉन। वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो N के वो पाई स्टार ऑर्बिटल में जाने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि ग्राउंड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में O के पास 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक्साइटेड स्टेट में उसके पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, तब ग्राउंड स्टेट में क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो H2O मॉलिक्यूल पोलर है, वो उसके साथ बहुत अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे हम तो वहाँ पे उसके O के इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, वहाँ उतने अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। तो ग्राउंड स्टेट इज़ मोर स्टेबल दैन एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, मतलब वहाँ की एनर्जी कम है। एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बढ़ जाएगी, इसका मतलब वेवलेंथ इसका घटेगा। वेवलेंथ एनर्जी बढ़ रही है मतलब लैम्डा मैक्स घटेगा।
तो इसीलिए पाई टू पाई स्टार में अगर हम पोलर में जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है, एन टू पाई स्टार में अगर हम पोलर की ओर जाते हैं तो वेवलेंथ इसका घट जाता है। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। नाउ लास्ट इज़ आई थिंक एप्लीकेशंस। इतना कुछ पढ़ने के बाद, अच्छा एक चीज़ मैं इसमें बता दूँ आपको, बहुत बेसिक जो ध्यान में न रहा मेरे, ये जो यूवी स्पेक्ट्रा हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होगा, जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, उसका लैम्डा मैक्स उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन हो रहा है उतनी कम उसकी एनर्जी होगी, क्योंकि उसमें डिलोकलाइजेशन होगा, कॉन्जुगेशन होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन है अगर, तो ये सब जो हम लोग पढ़े ही हैं कि कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऑल दीज फेवर्स टू, मतलब ये सब एनर्जी कम करता है। एनर्जी जहाँ कम हो रही है वहाँ लैम्डा मैक्स आपका बढ़ेगा, उस जगह पे लैम्डा मैक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब एप्लीकेशंस में देख सकते हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, कॉन्जुगेशन कंपाउंड में है कि नहीं। अच्छा, एक एग्जांपल इसका बहुत अच्छा है कि जो लाइकोपीन होता है वो टमाटर में पाया जाता है, टोमेटो में लाइकोपीन। लाइकोपीन का स्ट्रक्चर देखिएगा आप लोग, इतना ज़्यादा उसमें कॉन्जुगेशन होता है कि उस कॉन्जुगेशन की वजह से उसका लैम्डा मैक्स इतना ज़्यादा होता है कि वो विजिबल रेंज में आ जाता है, और इसीलिए वो हमें रेड कलर का दिखता है। ठीक है, तो कितना कॉन्जुगेशन है कंपाउंड में, है भी कि नहीं है, ये हमको कैसे मालूम चलेगा, हमको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से मालूम चलेगा। ठीक है, दूसरा है डिटेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हमारा जो कंपाउंड है वो सिस है कि ट्रांस है। कोई भी कंपाउंड अगर वो ट्रांस फॉर्म में है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, सिस फॉर्म में क्योंकि स्ट्रेन होता है तो वो लेस स्टेबल होगा। तो अगर उसका लैम्डा मैक्स ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब वो ट्रांस होगा, अगर कम आ रहा है इसका मतलब वो सिस होगा। तो इस तरीके से भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन ट्रांस एंड सिस आइसोमर। तीसरा है कि डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, जितना भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बोनिल, स्टर्ड, एसिड, जितने भी हैं ये सब के सब आपके 250 के ऊपर ही आते हैं यूवी का रेंज, सबके सबका 250 के ऊपर। तो अगर ये भी है कि अगर 250 के ऊपर हमारा यूवी आ रहा है तो हम समझ रहे हैं कि अच्छा ये इसमें कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है या उससे कोई फीचर्स हो सकता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप को भी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करने के लिए यूज़ होता है इसका, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, इम्प्योरिटीज़ के लिए, सब बताया था पहले से। हाँ, टॉटोमेरिक इक्विलिब्रियम, जैसे कोई भी टॉटोमर है आपका, तो वो जिस जैसे कीटोन और ऑल फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं, और उसमें भी दोनों के कॉन्जुगेशन डिफरेंट होंगे तो उनके दोनों की डिफरेंट वैल्यू आएगी। जिसमें ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें हमको लैम्डा मैक्स मिलेगा। तो इस टॉटोमेरिक इक्विलिब्रियम को भी हम पता कर सकते हैं उसकी वजह से। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर डिटर्मिनेशन हो गया, एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। So this was all about UV spectroscopy. I have prepared this material with the help of book, P.S. Kalsit book, L.D. Sadhav sir book, and also from some Google. Thank you to all of you. I hope you will like this lecture. And if you have any problem, you can ask with me by calling me, or you can mail me your problem. Thank you so much.